Hello students, in this video we will cover chapter 3, that is terminology in equity and debt markets. तो देखिए इक्विटी एंड डेट मार्केट मोस्ट कॉमन मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कंपनीज बहुत फ्रीक्वेंटली इशू करती है इन्वेस्टर्स को। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल जार्गन्स हैं इक्विटी मार्केट्स और डेट मार्केट के अंदर, तो वो इस चैप्टर के थ्रू हम समझने वाले हैं। तो देखिए broadly there are two types of securities that are issued by the seekers of capital, यानी कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, इक्विटी एंड डेट। ठीक है, तो इक्विटी माने क्या होता है? हिस्सा। इक्विटी माने हो गया हिस्सा, कंपनी में भागीदारी लेना, और किस चीज की भागीदारी? प्रॉफिट्स की एज वेल एज वोटिंग राइट्स की, बोलने की भागीदारी। वोटिंग राइट्स किस चीज के? कि अगर कल को कोई कंपनी का कोई बिजनेस एजेंडा है, जैसे कि नई कंपनी खरीदना या पुरानी कंपनी को बंद करना, अपना एक्सपेंशन करना या न्यू बिजनेस सेगमेंट्स लगाना, तो उसके लिए कंपनी को अपने शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ती है। तो उस एजेंडे के ऊपर बोलने का अधिकार आपको किसके थ्रू मिलता है? इक्विटीज के थ्रू मिलता है। और डेट क्या होता है? डेट होता है वो इंस्ट्रूमेंट दैट टेक्नोलॉजीज लोन। डेट इज अनदर फॉर्म ऑफ लोन। तो जब कंपनी जनता से यानी पब्लिक से लोन उठाती है तो उसको हम डेट बोलते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? इक्विटी कैपिटल, यानी ये जो इक्विटी होता है वो कैपिटल का पार्ट बनता है, यानी पूंजी। तो आपने बिजनेस के अंदर पूंजी लगा दी और वो पूंजी कभी भी वापस नहीं होती। जो कंपनी में पैसा चला गया वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा पूंजी की फॉर्म में। लेकिन डेट के केस में क्या होता है? वो लोन होता है, तो लोन कंपनी को वापस करना पड़ता है। इक्विटी कैपिटल इज अवेलेबल फॉर द कंपनी टू यूज एज लॉन्ग एज इट इज नीडेड। तो ये कभी वापस नहीं आएगा, परपेचुअल होता है। डेट कब होता है? कि जब भी एक्सपायरी हो जाएगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, तो एक कंपनी को पैसा वापस करना पड़ता है इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट के साथ। इक्विटी इन्वेस्टर डू नॉट एंजॉय फिक्स रिटर्न। फिक्स रिटर्न क्यों नहीं मिलता? क्योंकि डिविडेंड देना कंपनी के पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी को एक साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गए तो वो डिविडेंड देगा इन्वेस्टर को। अगर किसी भी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो डिविडेंड नहीं देगा। इक्विटी कैपिटल में क्या मिलता है? इक्विटी कैपिटल में प्रॉफिट्स का पार्ट मिलता है ना, और प्रॉफिट्स के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड इज अ टर्म यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होने भी तो चाहिए। लेकिन डेट के केस में कंपनी पे जिम्मेदारी होती है, लायबिलिटी होती है, और उसको हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट बर्डन आता है। इक्विटी इन्वेस्टर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। मालिकाना हक मिलता है। लेकिन डेट में ऐसा नहीं होता है। वो क्या होते हैं? हमेशा कंपनी के लिए उनके इन्वेस्टर होते हैं और कंपनी उनकी कर्जदार रहती है, हमेशा लेंडर बोला जाता है इन्हें। इक्विटी इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। वोटिंग राइट्स मैंने बोला था, लेकिन डेट वालों को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। रेजिडुअल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस बिलोंग टू द इक्विटी इन्वेस्टर। अब ये क्या कह रहा है कि मान के चलिए अगर कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है और उसके बैंक में जितना भी बैलेंस है उस पर किसका हक है? इक्विटी इन्वेस्टर्स का हक है। अगर कंपनी पे कोई भी कर्ज नहीं है तो इक्विटी इन्वेस्टर्स का हक है सारे बैंक बैलेंस में। डेट इन्वेस्टर्स क्लेम इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फिक्स्ड कूपन एंड प्रिंसिपल। अब डेट वाले का कह रहे हैं यहाँ पे उनको कोई एक्सेस पैसा नहीं मिलेगा। जितना उन्होंने पैसा दिया है वो वापस मिल जाएगा, और जितना ब्याज फिक्स हुआ था वो ब्याज यानी इंटरेस्ट उनको वापस मिलेगा। इसके अलावा कोई और पैसा नहीं मिलेगा। फिर इक्विटी के साथ देखिए एक रिस्क आता है। इक्विटी रिस्क की इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि शेयर की मार्केट, शेयर्स के प्राइसेस जो है बहुत वॉलेटाइल होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं एज पर द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो किसी साल अगर किसी टाइम में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जाती है, तो उसके शेयर्स, उसकी इक्विटीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन डेट के केस में क्या होता है? डेट तो आपको पता है कि आपको फिक्स बर्डन है कंपनी के लिए, और उसको पता है कि उसको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देना है। तो डेट रिलेटिवली इक्विटी के मुकाबले थोड़ा सा कम वॉलेटाइल है और कम रिस्की है। क्यों? क्योंकि डेट के केस में कंपनी को कोलेटरल भी डिपॉजिट कराना पड़ता है बहुत सारे केसेस में। तो जब कोलेटरल है तो फिर वो रिस्क का फैक्टर रह नहीं जाता। टॉकिंग अबाउट द टर्मिनोलॉजीज, तो कुछ कॉमन टेक्निकल जार्गन है, टेक्निकल टर्म्स है, उसको समझते हैं। सबसे पहले आ रहा है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होता है? देखिए किसी भी कंपनी के पास ना एक नॉमिनल शेयर कैपिटल होती है। नॉमिनल शेयर कैपिटल। तो नॉमिनल शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो वो रजिस्टर कराती है गवर्नमेंट के साथ, मतलब आरओसी के साथ, रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ। जो शेयर कैपिटल कंपनी की रजिस्टर होती है, क्योंकि जब कंपनी बनती है तो कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है, और कंपनी जब रजिस्टर होती है तो उसकी कैपिटल लिखनी पड़ती है और उस कैपिटल पे स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ती है। तो जो उसको बोला जाता है नॉमिनल शेयर कैपिटल। तो जो नॉमिनल शेयर कैपिटल होती है वो फेस वैल्यू की फॉर्म में होती है। तो मान के चलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज की फेस वैल्यू कितनी होती है? 10 रुपीज़। मतलब कंपनी का कहना ये है कि उसका एक शेयर जो है 10 रुपये का है।
एक शेयर 10 रुपए का है और उसके ऊपर वो जितना भी पैसा लेते हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला जाता है, उसको बोला था प्रीमियम। और यहाँ पे प्रीमियम का क्या मतलब है कि आप कंपनी का हिस्सेदार बनने जा रहे हो, कंपनी का इन्वेस्टर बनने जा रहे हो, और कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है, कंपनी की अपनी एक गुडविल है, तो उस गुडविल के पैसे दो, है ना। तो नॉमिनल प्राइस जो होता है वो फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा आप ध्यान रखना। द नॉमिनल प्राइस ऑफ अ शेयर इज नोन एज इट्स फेस वैल्यू। द इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय इट्स फेस वैल्यू, ठीक है। तो जो ये जो फिगर आती है उसको बोलते हैं नॉमिनल शेयर कैपिटल, और इस पे कंपनी को जो है स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अब एक पॉइंट फेस वैल्यू का क्या है, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो डिविडेंड कैलकुलेट होता है विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू। रिटर्न थ्रू डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड जो होती है वो फेस वैल्यू से कैलकुलेट होती है। सो व्हेन द डिविडेंड इज मेंशन फॉर अ परसेंट एज अ परसेंटेज, दैट परसेंटेज इज रेकन्ड एज द फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10 डिक्लेयर्स अ 30% डिविडेंड, इट मीन्स डिविडेंड ऑफ 3 रुपये। तो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे डिक्लेयर करा जाता है, ना कि करंट मार्केट प्राइस पे, ठीक है, जो फेस वैल्यू का प्राइस होगा उस पर। तो मोस्टली कंपनीज का फेस वैल्यू कितना होता है, 10 रुपये ही होता है। अब बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास एक शेयर होल्डर के मुकाबले कितना एसेट्स है आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द लाइबिलिटीज। जितने भी कर्जदार हैं उनका पैसा चुकाने के बाद एक शेयर होल्डर पे कंपनी के पास कितना पैसा है, उसको बोला जाता है बुक वैल्यू। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, नेटवर्थ अपॉन बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जहां पे नेटवर्थ का क्या मतलब होता है, नेट एसेट्स, नेटवर्थ को बोलते हैं नेट एसेट्स। तो कंपनी पे एक शेयर होल्डर के मुकाबले कितना पैसा है वो कौन बताता है, बुक वैल्यू। और जितनी किसी शेयर की या किसी कंपनी की जितनी ज़्यादा बुक वैल्यू है वो कंपनी उतनी ही स्ट्रांग है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी केस देखने को मिलेगा, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज में मिलता था किसी ज़माने में, उनकी बुक वैल्यू होती थी 100 रुपीज़ पर शेयर होल्डर, उनका 100 रुपये होते थे बैंक में, लेकिन उनका जो शेयर का प्राइस है मार्केट के अंदर वो बिकता था 50 रुपये 40 रुपये। तो ऐसे केसेस में क्या होता था कि उनके शेयर के दाम तो नहीं बढ़ते थे, लेकिन उनकी बुक वैल्यू बहुत बढ़िया हुआ करती थी। तो ऐसी कंपनी में पैसे लगाने का फायदा होता है लॉन्ग रन में लंबे समय में क्या होता है, ये जो वैल्यूज है ये आपस में मैच करने लग जाती है, और रादर ये करंट मार्केट प्राइस जो है जो इससे ऊपर ही निकल जाता है, ठीक है। फिर मार्केट वैल्यू हो गया करंट मार्केट प्राइस माने जो भी प्राइस किसी कंपनी के शेयर का जो भी प्राइस स्टॉक एक्सचेंज पर चल रहा होता है उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं, सिंपल। और इसके अंदर ये टर्म आती है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब शेयर मार्केट के हिसाब से एक पूरी कंपनी की क्या वैल्यू। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो इसको बोला जाता है मार्केट वैल्यू। देन कम्स द रिप्लेसमेंट वैल्यू। और रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है, अगर किसी भी कंपनी की पूरे बिजनेस सेटअप को अगर रिप्लेस करना है तो उसको पूरे एसेट्स को रिप्लेस करने का क्या खर्चा आएगा, वो होता है रिप्लेसमेंट वैल्यू। सो दिस रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो मान के चलिए रिलायंस इंडस्ट्री का एक बिजनेस सेगमेंट क्या है, रिटेल का। तो पूरे रिटेल बिजनेस को हटाने के लिए या पूरे रिटेल बिजनेस को रिप्लेनिश करने के लिए, उनको नए तरीके से करने के लिए कितना खर्चा आएगा, वो रिप्लेसमेंट वैल्यू है। सो इफ अ न्यू कंपनी वर टू सेट अप विद ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लांट्स दैट एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी हैज, देन द कॉस्ट दैट इट वुड हैव टू बियर टुडे इज नोन एज द रिप्लेसमेंट वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, नेटवर्थ होता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू का दूसरा तरीका क्या होता है मेजर करने का, देखिए कंपनी एक ग्रोथ फेज पे चलती है, ठीक है, और आने फ्यूचर डेट में भी उसको प्रॉफिट्स होने होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स उस पर चल रहे होते हैं, फ्यूचर डेट में भी उसको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जब हम फ्यूचर ओरिएंटेड रेवेन्यू और फ्यूचर ओरिएंटेड प्रॉफिट को आज के डिस्काउंट रेट से जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर जितना भी प्रॉफिट कंपनी करने वाली है, अगर हम उसकी वैल्यू आज निकालें तो आज के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर्स। तो आने वाले समय की जितनी भी कमाई है उसका आज क्या रेट होना चाहिए, उस हिसाब से वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने ऑलरेडी ऊपर कवर कर दिया। एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है, एंटरप्राइज वैल्यू रेफर्स टू द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सिंस द बिजनेस इज फंडेड बाय वेरियस सोर्स ऑफ कैपिटल, इट इज कंप्यूटेड एज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब टोटल कैपिटल के अंदर इक्विटी भी आएगा,
पूंजी भी आएगी, इक्विटी भी आएगा, डेट भी आता है, ठीक है, इक्विटी प्लस डेट दोनों आता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है, प्लस वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग मतलब जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उतना, उसमें कितना है, प्लस वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स अगर है तो, और प्लस डेट, माइनस क्या करना है, कैश। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि डेट का पैसा और शेयर होल्डर का पैसा ही कैश की फॉर्म में पड़ा, ये भी तो हो सकता है ना, तो माइनस करना पड़ता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, तो ये आपको सब माइनस करना पड़ेगा। अर्निंग्स, देखिए अर्निंग्स तीन तरीके की होती हैं, एक तो प्रीवियस ओरिएंटेड होती है, मतलब पिछले टाइम में, यानी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही, ट्रेलिंग माने अभी 12 महीने की जो करंट 12 मंथ चल रहे हैं उसकी कितनी रही, और फॉरवर्ड मतलब अपकमिंग ईयर्स की, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, या मे बी लेटर देन दैट, और उसके आगे आगे के 3 साल, पीछे के 3 साल, और करंट 12 मंथ, तो वो होते हैं हिस्टोरिकल, ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड। Earnings are the profits in the business. Earning can be defined at various level. For example, net profits are the profits available to the equity owners. सही बात है। और इसको मेजर आउट करने का क्या तरीका होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आर अवेलेबल टू सर्व बोथ इक्विटी एंड डेट होल्डर्स। तो ये कह रहा है जब कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है तो उसके अंदर एक फिगर आती है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट किसको दिया जाता है, वो डेट होल्डर्स को दिया जाता है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में डेट होल्डर के लिए भी पैसा होता है, और फिर जब यहाँ से इंटरेस्ट बर्डन निकल जाता है तो बचा हुआ अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वो किसको दिया जाता है, वो फिर शेयर होल्डर्स के लिए बच जाता है ना, तो दोनों का फायदा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अर्निंग EBITDA आर द अर्निंग्स अवेलेबल टू अ बिजनेस टू रिप्लेस इट्स एसेट ओवर सम टाइम एंड टू सर्व बोथ इक्विटी एंड डेट होल्डर्स। अर्निंग्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स आर कॉल्ड एज हिस्टोरिकल अर्निंग। ट्रेलिंग अर्निंग कौन सी होती है, रेफर टू द अर्निंग्स ऑफ द लेटेस्ट 4 क्वार्टर या फिर लेटेस्ट वन फाइनेंशियल ईयर, कैलकुलेटेड ऑन अ रोलिंग बेसिस, एंड अर्निंग कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द फ्यूचर प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज फॉरवर्ड अर्निंग। और फॉरवर्ड अर्निंग पॉसिबल कैसे होती है, मेजर आउट करना, फॉरवर्ड अर्निंग होती है मैनेजमेंट गाइडेंस की वजह से। तो मान के चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री है और मैनेजमेंट ने बोला कि वी आर एक्सपेक्टिंग टू ग्रो एट अ 10% रेट, 10% पर एनम रेट पे वो ग्रो करेंगे। तो अभी की जो रेट चल रहा होगा, अभी जो उनका नेट प्रॉफिट होगा उस पर 10% जोड़ के फिर उसकी आप फ्यूचर प्रोजेक्शंस कर सकते हो इस तरीके से। देन कम्स द अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर क्या होता है, नेट प्रॉफिट, जो भी कंपनी का प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और इसका मतलब अर्निंग पर शेयर क्या बताता है कि पर शेयर होल्डर कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है, एक शेयर होल्डर पे कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, वो अर्निंग पर शेयर है। तो जितना ज्यादा EPS होगा, हायर द EPS, गुड विल बी द कंपनी, या फिर गुड विल बी इट्स शेयर। और अगर यहाँ पे EPS कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी बेकार है और कंपनी एक शेयर होल्डर के मुकाबले ज्यादा पैसा नहीं कमा पाती। देन डिविडेंड पर शेयर, ये भी आपको पता है कि एक शेयर होल्डर पे कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करती है। देन कम्स द प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग का प्राइस मतलब करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी, करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, अर्निंग माने अर्निंग पर शेयर। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जब कंपनी 1 रुपये कमाती है एक शेयर होल्डर पे, जब किसी शेयर होल्डर पे कंपनी 1 रुपये कमाती है तो उसके मुकाबले उसका शेयर मार्केट में भाव उस शेयर का कितना चलता है, इससे पता चलता है। मतलब कंपनी के 1 रुपये कमाने के लिए शेयर होल्डर कितना देने को तैयार है, कितना पैसा पे करने को तैयार है, वो किससे पता चलता है, PE रेशो से पता चलता है। तो P इज रेफर टू एज अ मल्टीपल ऑफ पर रुपी ऑफ अर्निंग। तो 1 रुपये जब कंपनी कमाती है उसके लिए शेयर होल्डर कितना पैसा देना चाहता है, वो PE रेशो से पता चलता है। When one refers to a stock trading at a PE multiple of 12 times, it means the stock is trading at 12 times its earning। मतलब अगर कंपनी 1 रुपया कमाती है एज अ प्रॉफिट पर शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर जो है या इन्वेस्टर जो है वो उस 1 रुपये के चक्कर में 12 रुपये कंपनी को देने को तैयार है, कंपनी का प्राइस पे करने को तैयार है, इससे पता चलता है। अब देखिए अगर किसी कंपनी की PE रेशो या किसी शेयर की PE रेशो जो है हाई है तो इसका मतलब क्या है, वो ओवर वैल्यूड है, ये माना जाता है। अगर किसी कंपनी की PE रेशो एज पर द इंडस्ट्री लो है तो वो क्या माना जाएगा, अंडर वैल्यूड है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री, रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो अगर ये अंडर वैल्यूड है तो ऐसी शेयर्स में, ऐसी कंपनीज में आपको पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि किसी भी कंपनी का शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस है या फिर अंडर प्राइस है। तो ये कुछ मल्टीपल्स होते हैं, ये कुछ फाइनेंशियल रेशोज होती है जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि पर्टिकुलर कंपनी का शेयर ओवर प्राइस तो नहीं है। तो अगर किसी कंपनी का PE रेशो
इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है और हाई प्राइस है। और ऑन द सेम लाइन अगर किसी कंपनी का पी रेशो इंडस्ट्री एवरेज से कम है, तो वहाँ से क्या पता चलता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो अंडर वैल्यूड है और यहाँ पे स्कोप ऑफ ग्रोथ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देन वी कैन टॉक अबाउट प्राइस टू सेल्स रेशो। अब जैसी प्राइस टू अर्निंग है, प्राइस टू सेल्स भी हम निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर और एनुअल नेट सेल्स, है ना। एनुअल जो भी रेवेन्यू है, एनुअल रेवेन्यू है, उससे डिवाइड कर देंगे और उससे क्या पता चलेगा कि कंपनी एक शेयर पे कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। उसका 1 रुपये के रेवेन्यू जनरेट करने पे इन्वेस्टर्स उसको कितना प्राइस पे करने को तैयार है, बस इससे ये पता चलता है। तो क्या बता रहा है ये, प्राइस टू सेल्स रेशो इज अ वैल्यूएशन रेशो दैट मेजर्स द प्राइस इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर ईच रुपी ऑफ सेल। तो जब कंपनी 1 रुपये की सेल करती है, उसके लिए इन्वेस्टर कितना पे करने को तैयार है, वो प्राइस टू सेल्स है। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये कम देखने को मिलेगा। प्राइस टू अर्निंग बहुत मिलता है। क्यों, जनरली क्या होता है, प्राइस टू सेल हम इसलिए कंसिडर नहीं करते अगर किसी कंपनी में डेट ज़्यादा है, कर्जा ज़्यादा है, क्योंकि रेवेन्यू में से डेट माइनस होता है। अगर आपने रेवेन्यू कंसिडर कर लिया और डेट बहुत ज़्यादा हुआ, तो प्रॉफिट तो उसको आएगा नहीं। हो सकता है वो लॉस मेकिंग कंपनी हो, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का तो पता लगेगा ही नहीं सेल्स रेशो में। तो लॉस मेकिंग कंपनी के लिए आप प्राइस पे करना ही क्यों चाहोगे, किसी भी ऐसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करोगे जो ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस मेकिंग है और उसका कोई स्कोप भी नहीं है कि वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके। तो इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट रेशो नहीं है प्राइस टू सेल्स रेशो। देन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। देखिए बुक वैल्यू हमने ऊपर डिस्कस करी थी। बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है कि कंपनी के पास एक शेयर होल्डर के लिए कितना एसेट है, एक शेयर होल्डर के लिए किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर के कितना एसेट है। अब एक उस एसेट के लिए अब आपको कितना पे करना पड़ रहा है, वो एक अलग बात है, वो कौन बताएगा, प्राइस टू बुक वैल्यू। सो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज रेशो, यस इट इज, टू फाइंड प्राइस रिलेटिव टू द वैल्यू। इसका मतलब क्या है, देखिए बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू इज समथिंग यू गेट। ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई कि एक शेयर होल्डर पे कंपनी के पास इतना एसेट है, मतलब कंपनी की एक शेयर होल्डर के मुकाबले इतनी वैल्यू तो है ही है। और प्राइस जो है वो आप उस शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा। प्राइस इज व्हाट यू पे, प्राइस इज व्हाट यू पे, बुक वैल्यू इज व्हाट यू गेट, सिंपल। तो आप उस बुक वैल्यू के लिए कितना प्राइस पे कर सकते हो, किससे पता चलेगा, प्राइस टू बुक वैल्यू। और अगेन अगर आपको बुक वैल्यू के मुकाबले कम प्राइस देना पड़ रहा है और ये रेशो 1 से कम है, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए, क्योंकि सूनर और लेटर वहाँ पे जैसे ही 1 आएगा तो आपको अच्छे प्रॉफिट होंगे, और 1 से ऊपर ही होती है अच्छी कंपनीज में, 1 के ऊपर से मिलेगी। जो हाई ग्रोथ का, जो लो ग्रोथ या स्टैगनेंट ग्रोथ वाली कंपनीज होती हैं, वहाँ पे 1 से नीचे आ जाती है। और जैसे गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, वहाँ से 1, वहाँ पे जनरली देखा जाएगा कि 1 के नीचे ही रहता है प्राइस टू बुक वैल्यू उनकी, ठीक है। देन कम्स द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब देखिए डीवीआर, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ पहले तो, या पहले इसको समझते हैं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एज टू डिविडेंड या फिर एज टू वोटिंग राइट्स होते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे शेयर्स भी होते हैं, जैसे कुछ ऐसे इक्विटी शेयर्स होते हैं जिसमें एक शेयर खरीदने से उसको ज़्यादा वोटिंग राइट मिलती है। नॉर्मली कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि अगर आप एक शेयर खरीदोगे तो एक वोटिंग राइट मिलेगा आपको, लेकिन डिफरेंशियल वोटिंग राइट ऐसे शेयर्स होते हैं कि एक शेयर खरीदने पे आपको वोटिंग राइट ज़्यादा मिल जाती है। मान के चलिए 10 की वोटिंग राइट मिल जाएगी, 50 की वोटिंग राइट, तो 50 शेयर के मुकाबले एक ही डीवीआर के अंदर पावर होती है। और ये होती है डीवीआर एज टू डिविडेंड भी होता है। तो डीवीआर एज टू डिविडेंड में क्या होता है, जिनके पास डीवीआर इक्विटीज होती है उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलता है, उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। और प्रमोटर्स अगर डीवीआर ले रहे हैं या मैनेजमेंट अगर डीवीआर ले रही है, तो प्रमोटर्स का लालच डिविडेंड नहीं होता, उनका लालच होता है वोटिंग राइट्स। तो अगर प्रमोटर डीवीआर ले रहे हैं खुद के लिए, तो वो वोटिंग राइट, अपनी वोटिंग पावर बढ़ाना चाह रहे हैं। और अगर शेयर होल्डर्स या फिर इंडिविजुअल्स को डीवीआर दिए जा रहे हैं, तो उसको डिविडेंड का लालच होता है, तो उनको डिविडेंड ज़्यादा दिया जाएगा। सो अ डीवीआर इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल शेयर ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट दैट इट कैरीज लेस देन 1 वोटिंग राइट पर शेयर, अनलाइक अ कॉमन शेयर। तो लेस देन 1 वोटिंग राइट का किसके लिए होगा, पब्लिक के लिए होगा। Such an instrument is useful for issuers who wish to raise capital without diluting voting rights. तो मैनेजमेंट के लिए वोटिंग राइट बढ़ जाएंगे और इन्वेस्टर्स के लिए वोटिंग राइट घट जाएंगे, लेकिन उनके लिए डिविडेंड बढ़ जाएंगे। इन्वेस्टर्स हु विश टू इन्वेस्ट ओनली फॉर डिविडेंड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन आर नॉट बॉदर्ड अबाउट वोटिंग राइट्स, फाइंड दीज शेयर्स वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। तो डीवीआर से होता क्या है, मैनेजमेंट की वोटिंग राइट्स बढ़ जाती है
और इंडिविजुअल्स या फिर पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है घट जाती है, लेकिन पब्लिक को फिर डिविडेंड ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो हमने इक्विटीज की टर्मिनोलॉजीज कवर कर लिए इस वीडियो के अंदर, एंड विल कवर रेस्ट ऑफ द टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.